नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना बीएनडी कॉलेज चिमनपुरा से एमए फाइनल संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। एमए फाइनल के बच्चों को मैं फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य प्रकाश को पढ़ाना मैंने प्रारंभ कर दिया था। प्रथम उल्लास मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसके अंदर मैंने आपको प्रथम उल्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, काव्य क्या है, काव्य के हेतु क्या है, काव्य के प्रयोजन क्या है, काव्य के भेद क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम द्वितीय उल्लास से प्रारंभ करते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास है उसको पढ़ाना मैं आपको प्रारंभ करती हूँ। प्रथम उल्लास में काव्य का लक्षण करने के बाद इस उल्लास में प्रथम उल्लास में काव्य का लक्षण करते हुए ग्रंथकार ने हमें बताया था, क्या पढ़ा था हमने, कि शब्द तथा अर्थ दोनों की समष्टि को काव्य कहते हैं। इसलिए काव्य के लक्षण को समझने के लिए हमें शब्द तथा अर्थ के स्वरूप को समझना आवश्यक है। आज इस द्वितीय उल्लास में शब्द तथा अर्थ के स्वरूप का परिचय हम प्राप्त करेंगे। इस द्वितीय उल्लास का नाम शब्दार्थ स्वरूप निर्णय ही रखा गया है और काव्य प्रकाशकार ने बताया है कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये 3 प्रकार के अर्थ माने गए हैं। कौन कौन से? वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थ माने गए हैं और उसी के अनुसार वाचक, लक्षक तथा व्यंजक 3 प्रकार के शब्द भी माने गए हैं। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले 3 प्रकार के शब्दों का निरूपण जो है वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के शब्दों का निरूपण किया जा रहा है। शातवाचको लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजकस्त्रिधा। शादवाचको लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजकस्त्रिधा। काव्य का लक्षण में शब्दार्थों आया था, शब्द तथा अर्थ, है ना। तो उसी शब्द तथा अर्थ के स्वरूप को यहाँ पर कहते हुए कहा जा रहा है, अत्र यहाँ काव्य में वाचक, लाक्षणिको व्यंजकस्त्रिधा शात। यहाँ काव्य में वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक भेद से 3 प्रकार का शब्द होता है। यहाँ से तात्पर्य हमें इस काव्य में ऐसा लेना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ इस काव्य में वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक भेद से 3 प्रकार का शब्द होता है। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक ना 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अन्य शास्त्रों में वाचक तथा लक्षक 2 प्रकार के ही शब्द प्राय माने जाते हैं, परंतु तीसरे व्यंजक शब्द का निरूपण साहित्य शास्त्र को छोड़कर अन्य किसी भी शास्त्र में नहीं किया गया है। अन्य शास्त्रों में व्यंजक शब्द माना ही नहीं गया है, परंतु काव्य में तो व्यंजक शब्द के बिना कोई चमत्कार ही नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ काव्य में तो 3 प्रकार के ही शब्द माने गए हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। कौन कौन से शब्द माने गए हैं? 3 प्रकार के, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। इनमें वाचक जो शब्द है वह मुख्यार्थ का बोधक होता है। वाचक जो शब्द है वह मुख्य अर्थ का बोधक होता है, इसलिए उसको यहाँ सबसे पहले रखा गया है। वाचक जो शब्द है वह मुख्य अर्थ को बताने वाला होता है, मुख्यार्थ का बोधक होता है, इसलिए उसे सबसे पहली श्रेणी में रखा गया है। लाक्षणिक है, उसके बाद आता है लाक्षणिक। लाक्षणिक शब्द जो है वाचक शब्द के ऊपर आश्रित रहता है,
इसलिए वाचक के बाद लाक्षणिक शब्द का स्थान आता है। और अगला है तीसरा व्यंजक। व्यंजक जो शब्द है वह वाचक और लाक्षणिक दोनों की अपेक्षा रखता है, इसलिए उसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर विशेष रूप से यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि यह जो 3 प्रकार का विभाग है, शब्दों का जो 3 प्रकार का विभाग किया गया है, कौन कौन सा? वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। 3 प्रकार का जो शब्दों का विभाग किया गया है वह विभाग केवल शब्द की उपाधियों का होता है, शब्दों का नहीं होता है। क्योंकि अमुक शब्द केवल वाचक है, अमुक शब्द केवल लक्षक है या अमुक शब्द केवल व्यंजक है, इस प्रकार का कोई निश्चित विभाग शब्दों में कभी भी नहीं किया जाता है। एक ही शब्द कभी वाचक हो सकता है, कभी लक्षक हो सकता है और कभी व्यंजक हो सकता है। इसलिए शब्दों का 3 प्रकार का जो विभाग है वह शब्दों का नहीं, अपनी शब्द की उपाधियों का ही समझना चाहिए। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति उपाधि के भेद से कभी वाचक बन जाता है, कभी पाठक कहा जा सकता है, तो इस प्रकार उसी प्रकार से उपाधियों के भेद से एक ही शब्द कभी वाचक, कभी लक्षक और कभी व्यंजक कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अन्य शास्त्रों में तो 2 ही प्रकार के शब्द प्राय माने जाते हैं, कौन कौन से? वाचक तथा लक्षक। किंतु साहित्य शास्त्र में जो है तीसरे व्यंजक शब्द का भी निरूपण किया गया है, पाया जाता है। यहाँ पे इस सूत्र में अत्र शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि अन्य शास्त्रों में व्यंजक शब्द नहीं माना जाता, परंतु काव्य शास्त्र में तो व्यंजक शब्द के बिना कोई चमत्कार नहीं रह जाता। यहाँ काव्य में 3 प्रकार के शब्द माने गए, जो कि यह जो भेद है वह शब्दों का नहीं बल्कि शब्द की उपाधियों का मानना चाहिए। अगला देखिए, वाच्याद अयस्तद अर्था स्यु। इस प्रकार शब्द व अर्थ के स्वरूप को बताते हुए वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक भेद से 3 प्रकार का शब्द होता है, ऐसा बताया गया था इससे पहले वाले सूत्र में। अब यहाँ पर वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य 3 प्रकार के उनके अर्थ होते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, वाच्याद्य तदर्था स्यु। जिस प्रकार उपाधि भेद से 3 प्रकार के शब्द होते हैं, उसी प्रकार अर्थ के भी 3 प्रकार होते हैं, उनको बताया जा रहा है। वाच्याद्य तदस्त अर्था शु। उन वाच्य आदि, वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य आदि उनके वाचक, लक्षक तथा व्यंजक शब्दों के भी अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। क्या कह रहे हैं? वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य आदि उन वाचक, लक्षक तथा व्यंजक शब्दों के अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य, ये भी उनके अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। वाचक का वाच्य, लक्षक का लक्ष्य और व्यंजक का व्यंग्य। इस प्रकार से उनके 3 प्रकार के अर्थ भी होते हैं। क्या कह रहे हैं कि वाच्य आद्य तद अर्था शु। उन वाच्य आदि के अर्थात उन वाचक, लक्ष्य तथा व्यंग्य आदि उन वाचक, लक्षक तथा व्यंजक शब्दों के अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य आदि, वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य, है ना। तो वाचक, लक्षक तथा व्यंजक शब्दों के वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थ भी होते हैं। यहाँ पर ग्रंथकार ने बताया कि वाचक, लक्षक तथा व्यंजक 3 प्रकार के शब्दों और उनके वाचक, लक्षक और व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थों का विवेचन उन्होंने
यहाँ पर किया है। अगला देखिए, तात्पर्यार्थो अपि वाच्य लक्ष्य व्यंग्या। 3 प्रकार के, उन तीनों के वाचक लक्षक और व्यंजक शब्दों के 3 प्रकार के वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, ऐसा बताया गया है। अब देखिए, तात्पर्यार्थो अपि केषुचित्। केषुचित् किन्हीं कुमारिल भट्ट के अनुयायी पार्थ सारथी मिश्र आदि अभिहितान्व्यादि मीमांसकों के किन्हीं, है ना, तो किन्हीं कुमारिल भट्ट के अनुयायी पार्थ सारथी मिश्र आदि अभिहितान्वयवादी मीमांसकों के मत में तात्पर्यार्थों अपि 3 प्रकार के वाच्यादि अर्थों के अतिरिक्त वाच्य लक्ष्य तथा व्यंग्य, इन तीनों प्रकार के अर्थों के अतिरिक्त तात्पर्यार्थों अपि चौथे प्रकार का तात्पर्यार्थ भी होता है, ऐसा बताया गया है। क्या कह रहे हैं कि किन्हीं कुमारिल भट्ट आदि अभिहितान्वयवादी मीमांसकों के मत में 3 प्रकार के वाच्य लक्ष्य तथा व्यंग्य अर्थों के अतिरिक्त चौथे प्रकार का तात्पर्यार्थ भी बताया गया है। वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थ माने हैं। अब उन्हीं के चौथे प्रकार के अर्थ के बारे में बताया जा रहा है कि अभिहितान्वयवादी मीमांसकों के मत में 3 प्रकार के वाच्य लक्ष्य तथा व्यंग्य, इन अर्थों के अतिरिक्त चौथे प्रकार का तात्पर्यार्थ भी होता है, ऐसा कहा जा रहा है। अभिहितान्वयवाद का अभिप्राय है कि वो क्या मानते हैं, अभिहितान्वयवादी जो मत है वह उनका मानना है कि पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है, उसके बाद उन पदार्थों का परस्पर संबंध जो पदों से उपस्थित नहीं हुआ था, वाक्यार्थ मर्यादा से उपस्थित होता है। क्या कह रहे हैं कि पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है, उसके बाद उन पदार्थों का परस्पर संबंध जो पदों से उपस्थित नहीं हुआ था वह वाक्यार्थ मर्यादा से ही उपस्थित होता है। इसलिए पहले पदों के द्वारा पदार्थ अभिहित अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित होते हैं, उसके बाद वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय या संबंध होता है, जिससे वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। इस प्रकार वाक्यार्थ बोध के लिए अभिहित पदार्थों का अन्वय मानने के कारण कुमारिल भट्ट आदि का यह सिद्धांत अभिहितान्वयवाद कहा जाता है। क्यों? वाक्यार्थ बोध के लिए अभिहित पदार्थों का अन्वय मानने के कारण कुमारिल भट्ट आदि का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? अभिहितान्वयवाद कहा जाता है। इस मत में पदार्थों का परस्पर संबंध पदों से नहीं, यह मत क्या मान रहा है कि इस मत में पदार्थों का परस्पर संबंध पदों से नहीं अपितु वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता है, इसलिए उसको तात्पर्यार्थ कहते हैं। वही वाक्यार्थ कहलाता है और उसकी बोधक शक्तियों को तात्पर्याख्या शक्ति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो पहले 3 शक्तियाँ थी, तीनों शक्तियों से भिन्न चौथी शक्ति तात्पर्याख्या शक्ति भी मानी गई है, परंतु मीमांसक व्यंजना शक्ति नहीं मानते, इसलिए उनकी दृष्टि से यह चौथी शक्ति नहीं अपितु तीसरी ही शक्ति है। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसाद वक्ष्यमाण स्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपु पदार्थो अपि वाक्यार्थ है समुल्लसित इति अभिहितान्वयवादिनां मतम। अब यहाँ पर अभिहितान्वयवाद के सिद्धांत का परिचय दिया जा रहा है। देखिए, वक्ष्यमाण स्वरूपाणां पदार्थानां,
जिन पदार्थों का स्वरूप आगे कहा जाएगा, ऐसे पदों द्वारा अभिहित केवल पदार्थों का आकांक्षा योग्यता तथा सन्निधि के बल से परस्पर संबंध होने में पदों से प्रतीत होने वाला अर्थ न होने पर भी विशेष प्रकार का तात्पर्य रूप वाक्यार्थ प्रतीत होता है। यह अभिहितानवादियों का मत है। क्या कहा जा रहा है? जिन पदार्थों का स्वरूप आगे कहा जाएगा, ऐसे पदार्थों का आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के बल से परस्पर संबंध होने में पदों से प्रतीत होने वाला अर्थ न होने पर भी विशेष प्रकार का तात्पर्य रूप वाक्यार्थ प्रतीत होता है। यह अभिहितानवादियों का मत है। इन पंक्तियों का आशय यह है कि पदार्थों का परस्पर संबंध पदों द्वारा, क्या कहना चाह रहे हैं? इसका सरल अर्थ ऐसे समझिए आप कि पदार्थों का परस्पर संबंध पदों द्वारा उपस्थित न होने पर भी, पदार्थों का परस्पर संबंध पदों के द्वारा उपस्थित न होने पर भी आकांक्षा आदि के बल से भासता है और यही तात्पर्यार्थ है और यही वाक्यार्थ कहलाता है। इसी को इस पंक्ति में तात्पर्यार्थो विशेष वपु अपदार्थो अपि वाक्यार्थ सम्मिलित इन शब्दों में कहा गया है। क्या कहना चाह रहे हैं कि पदार्थों का परस्पर संबंध अगर पदों के द्वारा उपस्थित न हो तो आकांक्षा आदि के बल से भासता हो, वही तात्पर्यार्थ है और उसी को वाक्यार्थ कहा जाता है। इस पद में यहाँ पर आकांक्षा योग्यता और सन्निधि 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो कि नए आप लोगों के लिए बहुत नए शब्द है, इसलिए आप लोगों का यहाँ पर इनका अर्थ समझ लेना बहुत आवश्यक है। आकांक्षा योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा क्या है? आकांक्षा वस्तुतः श्रोता की जिज्ञासा रूप है। एक पद को सुनने के बाद वाक्य के अन्य पदों के सुने बिना पूरे अर्थ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वाक्य के अगले पद के सुनने की इच्छा श्रोता के मन में होती है, इसी का नाम आकांक्षा होती है। एक शब्द बोल रहे हैं और उसके बाद अगला शब्द सुनने की जो जिज्ञासा होती है, श्रोता की जो जिज्ञासा रूप है, एक पद को सुनने के बाद वाक्य के अन्य पदों के सुनने बिना उसका अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वाक्य के अगले पद को सुनने की इच्छा श्रोता के मन में उत्पन्न हो जाती है। इसी को यहाँ पर आकांक्षा कहा जाता है। और जिन पदों के सुनने पर इस प्रकार की आकांक्षा होती है उनके समुदाय को ही वाक्य कहते हैं। आकांक्षा से रहित गो, अश्व, पुरुषों, हस्ती आदि यों ही अनेक पद बोल देने से वाक्य नहीं बनता है। दूसरे योग्यता पद का अभिप्राय क्या है? पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का योग्यता। आकांक्षा का आपको समझ में आ गया, श्रोता की जिज्ञासा। दूसरा जो है योग्यता, उसका अभिप्राय है पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव, अर्थात जहाँ पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा होती है उस पद समुदाय को वाक्य कभी नहीं कहा जा सकता, न उससे वाक्यार्थ का बोध होता है। जैसे वहनीना सिंचती, इस पद समुदाय में योग्यता नहीं है क्योंकि अग्नि से सिंचाई नहीं की जा सकती, इसलिए वहनी तथा सिंचन के संबंध में बाधा उत्पन्न होती है, यहाँ योग्यता का अभाव है, इस कारण इसको वाक्य नहीं कहा जा सकता। तो योग्यता का जहाँ अभाव होता है तो योग्यता जो है क्या है, वो परस्पर पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा होती है, उस पद समुदाय को वाक्य नहीं कहा जा सकता, न ही उससे वाक्यार्थ का बोध होता है, उसे योग्यता कहा जाता है। तीसरा है सन्निधि। सन्निधि पद है, उसका अर्थ है एक ही पुरुष के द्वारा अविलंब से पदों का उच्चारण करना। यदि एक ही व्यक्ति के द्वारा घंटे घंटे बर्बाद में अलग अलग पदों का उच्चारण किया जाए तो वे सब मिलकर वाक्य नहीं कहला सकते, क्योंकि उनमें सन्निधि, समीपता, आसक्ति नहीं है। इसलिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त जो पद समुदाय होता है वही वाक्य कहलाता है
और उसी से वाक्यार्थ का बोध होता है। इसलिए यहाँ पर तीनों का उल्लेख किया गया है। अभिहितान्वयवाद में पहले पदों से केवल अन्वित पदार्थ उपस्थित होते हैं, उसके बाद पदों की आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से तात्पर्य शक्ति के द्वारा उन पदार्थों के परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थों का बोध होता है। यह अभिहितानवादी कुमार भट्ट के मत का सारांश है और इसी मत को अभिहितान्वयवादी कहा जाता है। तो आज इतना ही। कल के वीडियो में, अगले वीडियो में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक धन्यवाद।